evening and welcome to the class. Good evening. ओके सो लास्ट क्लास में खास कुछ किया नहीं था, बट ये वाला क्वेश्चन था लास्ट। ये क्वेश्चन को आप लोग 1 मिनट पढ़ लो। ये ऑलरेडी सॉल्व किया था, बट इसको वापस सॉल्व कर लूंगा। देन उसके बाद इसका क्वेश्चंस देखेंगे। प्लीज रीड दिस क्वेश्चन, एक बार पढ़ लो इसको। पढ़ लिया ना क्वेश्चन? पढ़ के बोल देना एक बार। हो गया ना? तो इस क्वेश्चन को ऑप्शन से सॉल्व कर देते। मैं आपको सॉल्व करके देता हूँ, आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से खुद सॉल्व करना, ठीक है? बिकॉज ये ऑलरेडी सॉल्व कर लिया था, तो आप लोग एक बार देख लो। फैमिली हैज ए कपल एंड देयर 2 चिल्ड्रन, एक सन एक डॉटर। मतलब मदर है, फादर है, और एक सन है और एक डॉटर है, ठीक है? ये केस है यहाँ पे। तो अभी क्या बोला? द एवरेज एज ऑफ द चिल्ड्रन इज 13 ईयर्स। मतलब जो सन और डॉटर है ना, उनका एवरेज 13 है। सन और डॉटर का जो कंबाइंड एवरेज है वो 13 है। द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ मदर एंड फादर इज 5:6। और मदर और फादर का जो रेशियो है वो 5 और 6 का रेशियो में है। ये कौन सा है? ये प्रेजेंट एज का रेशियो है, ठीक है, अभी करंट सिचुएशन में। और व्हेन द डॉटर वाज बोर्न द मदर वाज 5 टाइम्स एज ओल्ड एज द सन। तो जब डॉटर बोर्न हुई थी, मैं डॉटर लिख देता हूँ, डॉटर जब आई थी तब मदर और सन का जो रेशियो था वो 5:1 था, ठीक है? उसके बाद बोला व्हेन द सन वाज बोर्न द मदर वाज 0.75 टाइम्स एज ओल्ड एज हर फादर। यहाँ पे द फादर होगा, ठीक है? तो व्हेन द सन वाज बोर्न मतलब सन जब पैदा हुआ, उस टाइम पे मदर का जो एज है और फादर का जो रेशियो है उस टाइम पे था कितना? 0.75 टाइम्स, मतलब 0.75 रेशियो 1। 0.75 रेशियो 1 मतलब 3:4, ठीक है? हाँ, 3:4, करेक्ट, ठीक है? अभी देखो इस टाइम, अभी देखो इसको, देखो ये तो करने का तो बहुत तरीका है। आप अगर एक्स एक्स मान लेंगे, फिर डॉटर का एज को माइनस करेंगे, लेकिन उस तरीके से टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। तो इसको शॉर्टकट में कैसे कर सकते हैं? ऑप्शन है। अगर मैं यहाँ पे मान लो ये मदर और फादर का जो प्रेजेंट एज का रेशियो है ना, ये देखो, मदर और फादर का दो रेशियो गिवन है ना, एक प्रेजेंट एज का गिवन है और सन जब पैदा हुआ था उस टाइम का भी गिवन है। तो प्रेजेंट का जो रेशियो है वो 5 और 6 है, और सन जब पैदा हुआ था उस टाइम पे रेशियो 3 और 4 है। 3 और 4। आपको ये तो पता है ना कि ये तो ऑलरेडी रेशियो बैलेंस्ड है कि नहीं? बोलो तो। एज एज मतलब जो इसमें रूल क्या है कि हमारा जो एज का डिफरेंस है वो हमेशा सेम होता है। रेशियो बैलेंसिंग का रूल ही ये है ना कि एज एज का जो डिफरेंस है, गैप है, यहाँ पे भी 1 यूनिट है, यहाँ पे भी 1 यूनिट है। तो ये तो बैलेंस्ड है ऑलरेडी। तो हम क्या कर सकते हैं? अभी ऑप्शन में देखो, देखो मदर का जब प्रेजेंट टाइम में एज 5 और 6 था, और सन जब पैदा हुआ था, मतलब सन कब पैदा होगा? अगर हम सन का एज को माइनस कर दे, है कि नहीं? बोलो तो। उसी टाइम पे तो सन पैदा हुआ होगा ना। अगर मैं आज के डेट से सन का एज को माइनस कर दूं, तभी तो सन पैदा हुआ होगा। मतलब जैसे मान लो आज के डेट में ये सन जो है वो 10 साल का लड़का है, तो अगर ये सन 10 साल का है तो मैं कैसे पता चलेगा कि मुझे कब पैदा हुआ था? तो आपको 10 इयर्स बैक जाना पड़ेगा ना। समझ में आ रहा है ना?
10 इयर्स पीछे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे दिख रहा है कि हम 5 से 3 तक जब आए तो हम सिर्फ 2 यूनिट पीछे आए, 2 यूनिट पीछे आए, हम पीछे जा रहे हैं, ठीक है। ये मैंने देखने में ऐसे लग रहा है कि हम आगे जा रहे हैं, लेकिन हम लोग पीछे जा रहे हैं, माइनस है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे पीछे जा रहा हूँ, मतलब मैं 2 यूनिट माइनस कर रहा हूँ। तो ये जो 2 यूनिट है, यही तो सन का एज है कि नहीं, बोलो तो। सही है ना, देखो ये चीज समझ में आ रहा है ना। यस, यही तो सन का एज है ना, उतना ही तो साल आपको पीछे जाना है। तो इसका मतलब सन का एज 2 यूनिट है, और 2 यूनिट हमेशा इवन नंबर निकालेगा। 2 यूनिट हमेशा इवन नंबर निकालेगा, मतलब जो सन का जो एज है वो तो ऑड नंबर हो ही नहीं सकता है कभी भी। करेक्ट, 15 और 21 तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो तो हमेशा इवन नंबर ही निकालेगा ना। सही है ना, देखो। ठीक है, तो इससे मैं दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकता हूँ। उसके बाद अगर आपको और भी एलिमिनेशन करना है तो आप प्रेजेंट एज देखो। प्रेजेंट एज है मदर का 5 और फादर का 6। और जब डॉटर पैदा हुई थी, मतलब जब डॉटर का जब मतलब अगर आप डॉटर का एज माइनस करेंगे उस टाइम पे मदर और सन का रेशियो था 5:1। मतलब आज के डेट में भी मदर का एज 5 यूनिट है, और अगर मैं डॉटर का एज माइनस कर दूं तभी भी मदर का एज 5 यूनिट ही है। तो मतलब मदर का जो एज है वो हमेशा 5 का मल्टीपल है कि नहीं। तो मदर का एज जैसे ही 5 का मल्टीपल है, इसका मतलब हमने जो डॉटर का एज माइनस किया ना, वो भी 5 का मल्टीपल है। आपको समझ में आ रही है ये बात। देखो ये चीज, क्योंकि 5 का मल्टीपल से 5 का मल्टीपल माइनस करने से ही 5 का मल्टीपल आएगा। नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। जस्ट 1 मिनट। ये मान लो प्रेजेंट सिचुएशन है, ये प्रेजेंट सिचुएशन है, यहाँ पे मदर और फादर है। और ये कब है, ये एट द टाइम ऑफ डॉटर, जब डॉटर पैदा हुई थी उस टाइम पे मदर और सन का रेशियो, ये तो क्वेश्चन में गिवन है, मदर और सन का रेशियो क्या है, 5:1। और मदर और फादर का भी 5:6 है, करेक्ट। ठीक है, ये तो ठीक है। तो अभी मदर का जो एज है वो 5 का मल्टीपल है। 5 यूनिट मतलब क्या, 5 का मल्टीपल है ना। और जब डॉटर पैदा हुई थी तभी भी 5 का मल्टीपल था। इसका मतलब हमने जितना साल हम पीछे गए वो भी तो 5 का मल्टीपल होगा ना। ये सही है ना, नहीं समझ में आ रहा है अभी भी। 5 का कोई भी मल्टीपल लो, 25। अगर आपको रिजल्ट में 5 का मल्टीपल चाहिए, अगर आपको रिजल्ट में 5 का मल्टीपल चाहिए तो आपको यहां से भी 5 का मल्टीपल ही माइनस करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं आ सकता, कभी कभी भी नहीं आएगा। 5 का दो मल्टीपल माइनस करने से ही तीसरा 5 का मल्टीपल आएगा। तो इसका मतलब अगर मेरा रिजल्ट भी 5 का मल्टीपल है, रिजल्ट कौन सा है, ये रिजल्ट है ना मदर का, ये वाला एज। पीछे जाने के बाद तो यही रिजल्ट है। और आज के डेट में मदर का एज ये है। तो अगर मदर का एज आज भी 5 का मल्टीपल है, और अगर मैं डॉटर का एज माइनस कर दूं तभी भी 5 का मल्टीपल है, मतलब डॉटर का एज भी तो 5 का मल्टीपल है ना। सही है ना, देखो। अभी तो समझ में आया होगा ना, हाँ ठीक है। ठीक है, तो मतलब डॉटर का एज भी 5 का मल्टीपल है। अभी मुझे बोला है कि डॉटर और सन का जो एवरेज है, डॉटर और सन का जो एवरेज है वो 13 ईयर्स है। तो डॉटर का एज 5 का मल्टीपल क्या क्या हो सकता है, 5 हो सकता है। अगर डॉटर का एज 5 होगा तो सन का एज 21 होगा, लेकिन 21 तो हमने रिजेक्ट कर दिया, तो ये नहीं होगा। फिर डॉटर का एज अगर 10 होगा तो सन का एज कितना होगा, 16 होगा, तो ये हो सकता है। डॉटर का एज अगर 15 होगा तो सन का एज कितना हो जाएगा, 11, लेकिन ये नहीं हो सकता है क्योंकि सन डॉटर से बड़ा है। तो इसका मतलब यहां तक ही हमको स्टॉप करना पड़ेगा, और जो सन का एज है वो 16 ईयर्स है। ठीक है ना। गुड इवनिंग प्रिया, क्लियर है ना। देखो क्वांट में अगर पेपर टफ आता है, आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप ऑप्शन से एलिमिनेट करो। और देखो आप और एक बात सोच सकते हैं, ये मैं भी सोचता हूँ कि एग्जाम में इतना ब्रेन यूज करना पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या करो, सारा ऑप्शन ले लो। आप सारा ऑप्शन एक एक करके चेक कर लो, हो गया खत्म। वैसे तो कर सकते हैं ना, वो उसके लिए तो दिमाग नहीं चाहिए, है ना। ठीक है, ओके। तो चलो, जो जो सन का एज है वो कितना आ गया मेरा, 16। तो सन का एज अगर 16 है तो डॉटर का एज कितना है, 10। क्योंकि एवरेज 26 था, सॉरी एवरेज 13 था। ठीक है, अभी देखो तो आपको पता है कि जब डॉटर पैदा हुई थी तब मदर और सन का एज 5:1 था।
तो डॉटर जब पैदा हुई थी मतलब 10 साल पहले, 10 साल पहले सन का एज कितना होगा? 6 होगा। और बोल रहे हैं कि सन और मदर का एज 5:1 है, तो सन का एज अगर 6 है तो मदर का एज कितना होगा? 30। क्लियर है? तो ये मदर का एज है 10 साल पहले जब डॉटर पैदा हुई थी, तो आज के डेट में मदर का एज कितना होगा? 40। फिर बोला है कि प्रेजेंट रेशियो में 5:6 का रेशियो है मदर और फादर का, उसमें मदर अगर 40 है तो फादर कितना होगा? 48। क्लियर हुआ? देखो तो अभी देख लो एक बार। यस, क्लियर है ना? ठीक है, ओके। तो एक क्वेश्चन तो हो गया। अभी आप लोग कुछ मत करो, ये डेटा को नोट कर लो। अभी तो ये डीआई का कोई काम नहीं है, डीआई तो हमने सॉल्व कर दिया। अभी आप इस डेटा को एक बार लिख लो और हो जाने से डन बोल दो, बाकी क्वेश्चन आपको खुद ही सॉल्व करना है। हो गया ना? एक सेकंड रुक जाओ। ठीक है, हो गया तो आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करो। 26 हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट चाइल्ड ऑफ द कपल, अभी फर्स्ट चाइल्ड कपल कौन है? डॉटर है ना फर्स्ट चाइल्ड। 16, 10, 40, 48। सन 16, डॉटर 10, मदर 40 और फादर 48। ठीक है। आपको बोला है कि इफ द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ द कपल, फर्स्ट चाइल्ड कौन है? डॉटर ही है, सबसे छोटा जो होगा वही। नहीं नहीं सॉरी, सन है, सन है, सॉरी, सन है। सन फर्स्ट चाइल्ड है, हाँ सन फर्स्ट चाइल्ड, ठीक है ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। मान रहा हूँ सन फर्स्ट चाइल्ड है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो फर्स्ट चाइल्ड ऑफ द कपल वाज बोर्न 2 years आफ्टर देयर वेडिंग। मतलब सन का अगर एज 16 है तो वो 2 साल बाद पैदा हुआ, मतलब शादी 18 साल पहले हुआ होगा। शादी 18 साल पहले हुआ है, तो आपको बोला है कि 18 साल पहले आप उनका एवरेज बताओ। तो मदर और फादर का अभी एवरेज कितना है? 44। और अगर अभी एवरेज 44 है तो 18 साल पहले एवरेज कितना होगा? 26। सही है ना? यस। गुड इवनिंग सोगिक एंड सिमरन। सही बात है ना? अगर अगर आज के डेट में एवरेज 44 है, तो भाई 18 साल पहले एवरेज -18 होगा। ये हमने कौन से पढ़ा है एवरेज में? अगर आप दोनों एज को 18 18 रिड्यूस कर देंगे तो एवरेज भी 18 रिड्यूस होगा, सिंपल बात है ना? 18 18 अगर आप दोनों एज को रिड्यूस कर देंगे तो एवरेज भी 18 ही रिड्यूस होता है ना। ये तो एवरेज का रूल है। जो भी नंबर, जो मल्टीप्लाई प्लस माइनस जो करो, नंबर्स जैसे बिहेव करता है एवरेज सेम तरीके से बिहेव करता है, सेम। ठीक है, तो एवरेज अगर 44 था तो अभी तो उस टाइम पे 26 था। ठीक है। देखो हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं डीआई। इसमें इंफॉर्मेशन हमने डिकोड कर लिया, जिसमें एक फैमिली है, उसमें सन है और डॉटर है और मॉम है और फादर है। ठीक है। तो सन का एज 16 है। आपने नहीं लिखा है तो लिख लो, सन का एज 16 है, डॉटर का एज 10 है, मदर का एज 40 है, अभी प्रेजेंट एज। और फादर का कितना है? 48। ठीक है। प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन।
A6, okay. Any other answer? ट्रेडिशनल मेथड से कर लो ना, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है। ट्रेडिशनल मेथड तो हमेशा लगता है एवरेज में, कभी भी फेल, विदाउट फेल। देखो, इस कपल ने क्या किया, और एक चाइल्ड आ गया इनका, ठीक है। एक्स ईयर्स के बाद, मतलब ये प्रेजेंट टाइम है, आज के डेट से एक्स ईयर्स के बाद आया है चाइल्ड। समझ में आया? देन द एवरेज एज ऑफ द फैमिली कितना हो जाता है, 42। 42 हो जाता है व्हेन दैट चाइल्ड बिकम्स 4x ईयर्स ओल्ड। मतलब आपको ये समझ में आ रहा है कि उस चाइल्ड का उस टाइम पे एज 4x था। हाँ, 4x था। इसको मैं कैसे सॉल्व करूं? अगर x ईयर्स के बाद वो पैदा हुआ, x ईयर्स के बाद पैदा हुआ, फिर 4x आगे उसका एज बढ़ गया, इसका मतलब यही है ना कि अगर वो चाइल्ड आज पैदा होता तो उसका एज 5x होता कि नहीं, बोलो तो? है कि नहीं, बोलो तो? नहीं समझ में आया? नहीं आया, ओके। देखो, अभी सपोज शादी हुआ है, ठीक है। देखो, ये आज का डेट है, ये तो प्रेजेंट टाइम है, ठीक है। प्रेजेंट टाइम है। ये जो बच्चा है ये एक्स ईयर्स के बाद पैदा हुआ, इस पॉइंट पे। फिर एक टाइम के बाद जाके उसका एज 4x ईयर्स हो गया, मतलब इस टाइम के 4x ईयर्स बाद ही तो ये टाइम हमको पूछा है ना। ये जो टाइम के बारे में जब बोल रहे एवरेज 42 था, तब उस बच्चे का एज 4x था ना, है कि नहीं? ये तो क्वेश्चन में गिवन है कि जिस टाइम पे जिस टाइम पे हमको पूछा है, जिस टाइम पे एवरेज 42 हुआ, उस टाइम पे बच्चे का एज 4x था कि नहीं, बोलो तो? ये तो क्वेश्चन में गिवन है ना। ये भी समझ में नहीं आ रहा, ये तो क्वेश्चन में गिवन है। हाँ, ये तो समझ में आया ना। तो अगर ये बच्चा एक्स ईयर्स बाद नहीं पैदा होके अगर आज ही पैदा हो जाता तो उसका एज 5x होता कि नहीं? वही तो मैं बोल रहा हूँ। यस, 5x होता। मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे कंफ्यूजन है ना। अब एक्स ईयर्स जाओगे, अब एक्स ईयर्स आगे आगे जाओगे, फिर बच्चा पैदा करोगे, फिर उसको 4x ईयर्स बड़ा करोगे, जरूरत नहीं है। उस बच्चे को आज ही पैदा कर दो, क्या क्या फर्क पड़ता है ना। हम तो क्वेश्चन को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं ना, उससे तो कोई चीज नहीं बदलेगा। अल्टीमेटली बच्चा आज पैदा हुआ या 10 साल बाद पैदा हुआ, अगर मान लो बच्चा 10 साल बाद पैदा होके
उसका एज 50 साल 20 साल है, बच्चा 10 साल बाद पैदा हुआ और उसका एज बाद में जाके 20 साल होता, तो अगर वो बच्चा आज ही पैदा हो जाता तो उसका एज 30 ईयर्स होता ना। सही बात है ना, सही बात है। आपका मर्जी, आप कभी भी पैदा कर लो, क्या क्या प्रॉब्लम है ना। क्वेश्चन तो मैथ्स है ना, ये तो कोई वो मतलब इंग्लिश नहीं है ना कि रूल मेंटेन करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप कभी भी उसको पैदा कर लो। तो मान लो कि बच्चा आज ही पैदा हुआ है, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं आपको समझ में आएगा। देखो, बच्चा मान लो आज ही पैदा हुआ है, तो आज उसका एज 0 है। आज अगर उस बच्चा अगर आज ही पैदा हुआ है तो आज उसका एज 0 है, तो अभी एवरेज कितना है, आप कैलकुलेट करो। एवरेज कैलकुलेट कर लो, 10 50 88 98 114 डिवाइडेड बाई 5 है कि नहीं एवरेज, 28.8 है एवरेज। यस करेक्ट, सही है ना, 114 डिवाइडेड बाई 5। ये आज का बात है, जब ये सन जस्ट पैदा हुआ है, अभी जस्ट पैदा हुआ है। जब वो 5x ईयर्स का हो जाएगा तो हर एक नंबर 5x इंक्रीज हो जाएगा। और जैसे ही 5x इंक्रीज हो जाएगा, मतलब मेरा एवरेज भी तो 5x इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन आपको तो बोल रहे हैं एवरेज 42 है, तो यहां से x निकाल लो। कैलकुलेट x, टेल मी व्हाट इज x। बताओ x का वैल्यू। 28.8 है क्या, ये तो मैंने गलत लिखा है यार। 22.8 है, आप लोग कुछ बोलते भी नहीं हो, सॉरी कैलकुलेशन मिस्टेक। ये 22.8 है। देखो x कितना आएगा। 19.2 बाई 5 आएगा ना। तो 19.2 बाई 5 इसका डबल कितना होता है, 19.2 का 39 पॉइंट सॉरी 38.4, तो 3.84 होगा ना x का वैल्यू। क्लियर है देखो, आप लोगों को समझ में नहीं आया क्या, देखो तो। यस क्लियर है ना, किसी को डाउट है क्या इसमें। क्लियर है ना, डाउट होने से पूछ लो एक बार। देखो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखो, मैंने इस सिचुएशन को ऐसे इमेजिन किया कि वो जो बच्चा है वो एक्स ईयर्स बाद पैदा हुआ ही नहीं। मैंने मान लिया कि वो बच्चा आज ही पैदा हुआ है, वो तो कोई मतलब नहीं, उसका एज से ही हमको मतलब है। वो कब पैदा हुआ उससे हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और हमको ऐसे भी कुछ उसका एज थोड़ी निकालना है, हमको तो एक्स का वैल्यू निकालना है ना। ठीक है, तो वो मान लेते हैं ये जो बच्चा है वो आज ही पैदा हुआ है, मान लो ठीक है आज ही पैदा हुआ है। तो अगर वो आज पैदा होगा, फिर वो एक्स ईयर्स बड़ा होगा, फिर आगे 4 ईयर्स 4x ईयर्स और बड़ा होगा, मतलब उसका एज 5x बढ़ जाएगा उसका एज। तो जैसे ही उसका एज 5x बढ़ेगा तो हर एक इंसान का 5x बढ़ेगा ना, क्योंकि इफ यू गो 5x ईयर्स फॉरवर्ड तो हर एक इंसान का एज 5x बढ़ेगा, मतलब एवरेज भी 5x बढ़ेगा। तो एवरेज पहले 22.8 था, 5x इंक्रीज हुआ इक्वल टू 42 हो गया, बाद में बोला ही है एवरेज कितना है 42। तो यहां से आप x का वैल्यू निकाल लो। क्लियर है ना, जब भी आपको कंफ्यूजन होता है ना एवरेज में, अगर अगर क्वेश्चन ट्रिकी आता है तो ऐसे ही आएगा कि आपको आगे पीछे कर देगा। मतलब जनरली हमने अभी तक क्या सीखा है कि एक दो तीन लोग होते हैं, इनका एवरेज हमको पता होता है, फिर चौथा इंसान आ जाता है, फिर एवरेज डिक्रीज होता है या फिर इंक्रीज होता है। बट वो तो क्लर्क का क्वेश्चन है, ठीक है, वो तो पीओ का क्वेश्चन ही नहीं है कि आपको पूछ लेगा कि एवरेज कितना है, वो सब तो सबको आता है।
ठीक है, मतलब ट्रेडिशनल मेथड हो या शॉर्टकट हो, कोई भी निकाल सकता है, लेकिन क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा सा ट्विस्टेड रहेगा पीओ मेंस पेपर में। इफ यू गिव द पीओ मेंस, इवन एसबीआई क्लर्क मेंस में भी थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्टेड ही रहता है, उतना ज्यादा नहीं बट थोड़ा। ठीक है, ओके चलो। सो अभी तक हमने नंबर सीरीज नहीं किया है, सो विल डू वन नंबर सीरीज। उसके बाद हम लोग आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन। एक ए का वैल्यू बताओ। टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। ये नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? दिख रहा है यहाँ पे, ये तो इंटू फोर है। ये आपको समझ में आ गया था कि नहीं? बोलो तो, ये तो इंटू फोर है कि नहीं? बोलो तो। ये समझ में आ गया था ना, ये इंटू फोर है। तो आपको ये समझ में नहीं आया कि ये इंटू 4.5 होगा? देखो, फोर के आगे क्या हो सकता है? देखो तो, आपको क्या, आप इतना नंबर सीरीज प्रैक्टिस किया, हमको क्या पता है कि फोर के आगे या तो फाइव हो सकता है, या तो सिक्स हो सकता है, या तो एट हो सकता है, और तो कुछ नहीं हो सकता है, या फिर 16 हो सकता है। 16 किसी रेयर केस में 16 हो सकता है, या फिर कुछ और होगा, मतलब और तो कुछ नहीं होगा ना। या फिर 4.5 भी तो हो सकता है ना। लेकिन आपको देख के ही समझ में आ जाना चाहिए था कि ये 945
टाइम्स ए है, मतलब यहाँ पे ये जो नंबर है ना, ये 945 इंटू ए है। तो अभी यहाँ पे जो भी नंबर निकलेगा ये तो आपको चेक करना चाहिए था कि 2100 को मैं अगर 4.5 टाइम्स करूं तो आंसर कितना आता है। 2400 इंटू 4 कितना होता है, 8400। और 2400 का 21 का आधा कितना होता है, 1050। इन दोनों को जोड़ के देख लेना चाहिए था, 9450 ही आता है। करेक्ट। इसका मतलब ए का वैल्यू कितना है, बोलो तो ए का वैल्यू कितना होगा, टेल मी, दिमाग लगा के बताओ, ए का वैल्यू कितना है। 10 है, जीरो नहीं है, जीरो नहीं है, जीरो नहीं है, जीरो नहीं है भाई। ए कैसे जीरो हो सकता है, अगर ये वाला आप सोचोगे कि ये जीरो है तब तो आगे ये सारा जीरो हो जाएगा, तब तो सीरीज बनेगा ही नहीं। मतलब जैसे मान लो ये, सॉरी, सारा जीरो नहीं होगा, मैंने गलत बोला। अगर ए जीरो हो जाता है ना तब तो ये नंबर जीरो हो जाएगा। और अगर ये मल्टीप्लीकेशन का सीरीज है तो जीरो इंटू एनीथिंग विल बी जीरो। वो तो जीरो हो ही नहीं सकता है। मतलब डेफिनेटली इन्होंने ऐसे ही दिखाने का कोशिश किया है कि ये नंबर 945 इंटू ए है। आपको क्वेश्चन में नहीं बोलेगा, ये तो आपको समझना पड़ेगा, दिमाग लगाना है ना, थोड़ा सा दिमाग भी लगाना कि अगर यहाँ पे जीरो हो जाता है तो ये भी तो जीरो हो जाएगा। और ये जीरो हो जाने से तो पूरा सीरीज जीरो हो जाना चाहिए था, तब तो फायदा ही नहीं है। तो मतलब ए का वैल्यू 10। क्लियर है ना यहाँ तक, देखो तो। ठीक है, ए का वैल्यू मेरा निकल के आ गया 10। अभी आप एक चीज देखो, यहाँ पे इंटू 4 हुआ, यहाँ पे इंटू 4.5 हुआ, यहाँ पे इंटू 4.5 हुआ, ठीक है, ये हुआ इंटू 4.5, ये हो गया। तो ये तो 3.5 होना चाहिए। आप देखो हो रहा है कि नहीं। अगर आप ए को 10 रखेंगे तो ये कितना होगा, 150। और 150 का 3.5 गुना कितना होता है, 450। और 525 ही होता है, सही है ना। 525 तो अपनी जगह पे सही है। ठीक है, तो और अगर इसका मतलब ये सही है, वेरीफाइड है। इसका मतलब ये नंबर 50 है। तो अगर यहाँ पे 3.5 गुना हो रहा है, मतलब यहाँ पे 3 गुना हुआ होगा। तो 50 को 3 गुना करने से 150 आ जाता है। और ये नंबर 20 है, अगर यहाँ पे 3 गुना हुआ है मतलब यहाँ पे 2.5 गुना हुआ होगा। और 20 का 2.5 गुना तो 50 ही होता है। और ये 10 है तो ये 2 गुना हो गया, 20 हो गया। तो सीरीज क्लियर है ना, सीरीज पूरा क्लियर है। क्लियर है ना, देखो तो सीरीज समझ में आ गया। अभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, प्लीज सॉल्व इट। 5, ठीक है, देखते हैं। सीरीज को देखो, सीरीज को ओपन करो, यहाँ पे 20 है पहले, फिर 2 इंटू ए, फिर 20, मतलब इंटू 1 हुआ है। इंटू 1 फिर क्या हुआ, 30, तो इंटू 1.5, 1.5 फिर होना चाहिए 2, तो ये 60 होगा। मतलब ये बी का वैल्यू है, बी का वैल्यू 60 है। फिर होना चाहिए, फिर तो देखो कुछ, फिर ये सब तो नाटक करने के लिए लिखा है, आपको जरूरत ही नहीं है। इंटू 1, 1.5, 2, 2.5 क्या हो जाएगा, 150, है ना। फिर हो जाएगा 2.5, फिर 3, 450। फिर हो जाएगा 3.5, यहां पे आपको जरूरत है 3.5, इसका 3.5 कितना होगा,
इसका 1350 और इसका पॉइंट आधा होता है 225, मतलब 1575 यही होगा, सही है ना? हाँ, 1350 प्लस 225, ठीक है, 1575। आपको ये वैल्यू गिवन है 2c प्लस 25 का, तो 2c प्लस 25 होगा 1575, जिससे 2c आ जाएगा कितना 1550, और c कितना आएगा इसका आधा 1500 का आधा 750, 750 और 50 का 25, मतलब 775। आपको बोला है 775 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर, इसको इसको ब्रेक कर दो ना, 5 इंटू क्या होगा ये नंबर, 5 इंटू 775 का डबल कितना होगा 1540, 1550, मतलब 155। तो आप लोगों ने क्या आंसर दिया, इसका आंसर तो 31 होगा। क्या यार, इतना इजी इजी मैथ्स में ये सब मत करो यार, प्लीज प्लीज डोंट डू ऑल दिस, इतना इजी क्वेश्चन है ये। ओके, थोड़ा सा सिंसियरली आंसर दे दो, 5 कैसे हो सकता है इतना वो बड़ा जो नंबर? 3c+7 हाँ बोलो। ओहो, थ्री ये सी मैंने प्लस गलती कर दिया। 75 सॉरी 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 सॉरी, 3c+75 तो 3c, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं क्या, ये 1500 होगा ना, एक्सट्रीमली सॉरी, लेक्चर निकल गया ज्यादा, तो ये 500 होगा, तो 5 होगा, सही है सही है। मैं, अरे नहीं, सी का वैल्यू, सी का वैल्यू कितना है 500 है ना, तो आपको 2c+25, तो एक सेकेंड ना, 3c+75 का वैल्यू कितना है 1575, ठीक है, तो सी का वैल्यू तो 500 आ रहा है। हाँ ठीक है, आपको निकालना है 2c+25, मतलब 1025, 1025 का प्राइम फैक्टर बताना है, तो 1025 तो 5 गुना कितना है, इसका डबल कितना है 2050, मतलब 205 है, तो तभी भी तो गलत है। ये तो 5 इंटू 41 इंटू 5 है ना, ठीक है ना? हम्म, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर तो 41 हो गया। दोनों का पैटर्न सेम नहीं नहीं नहीं, सेम नहीं होता है, क्वेश्चन में बोल दिया ना, देखो बोथ द सीरीज गिवन बिलो फॉलो सिमिलर पैटर्न, तभी सेम लिया है। अगर अलग होगा तो क्वेश्चन क्वेश्चन में बोल देगा सब कुछ, वो टेंशन मत लो, ठीक है। इसमें देखो, इसमें ए निकालना एक टास्क था, इसीलिए इन्होंने सेम पैटर्न देके इजी कर दिया क्वेश्चन, ठीक है। ओके चलो, ये वाला क्वेश्चन बताओ, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 15b एंड 87a। हाँ 30, करेक्ट, मेरा भी यही आ रहा है। ये 87 ए मतलब 870, और 15 बी मतलब बी 30 है ना, सॉरी 60 है ना, तो ये 900 है, तो 900 और 870 में 30 का गैप है, ठीक है। अच्छा, आप मुझे एक चीज मैं आपको बोल देता हूँ, एक एक जब वेनेवर आप जब भी मैथ्स पढ़ते हैं ना, मैथ्स पढ़ने का सही तरीका क्या है पता है? आप जब एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, सपोज आपने आज वेन डायग्राम पढ़ा, जैसे आज मैंने क्लास में वेन डायग्राम पढ़ाया, तो वेन डायग्राम जब तक आपको पूरा समझ में नहीं आता है, मतलब हमेशा इन मैथ्स में एक चीज होना चाहिए एक एस्पिरेंट में, कि यू शुड ऑलवेज क्वेश्चन योरसेल्फ कि क्यों ऐसा हुआ। जैसे कि कभी कभी कंफ्यूज होता है कि मान लो जीके मैथ्स में इतने परसेंट स्टूडेंट फेल हो गए, तो आपको वो घुमा के रिवर्स ले लेना पड़ता है। तो जब तक वो सब क्लियर नहीं होता है ना, आपका दिमाग शांत नहीं होना चाहिए। दैट इज द बेस्ट वे टू स्टडी मैथ्स, कि आप जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हो ना, वो पूरा आपके ब्रेन में घुस जाना पड़ेगा, और जहां भी आपको डाउट होता है, आपको वहां पे ही स्टॉप करके पूछ लेना चाहिए, ठीक है। ये इस तरीके से स्टडी करो, तब जाके इजी होता है, मतलब क्योंकि देखो मैथ्स का बेस बिल्ड करना बहुत टफ है, लेकिन एक बार बेस आ जाता है ना, तो आप आपका मेंस में चेक यही होता है कि किसका कॉन्सेप्ट कितना स्ट्रांग है। ये चेक नहीं होता है कि कौन कितना जल्दी कैलकुलेशन कर सकता है, उसके लिए तो प्रीलिम्स है। मेंस में ये चेक होता है कि किसका कॉन्सेप्ट कितना स्ट्रांग है, किसको बेस से ज्यादा मैथ्स आता है, एकदम बेस
रूट लेवल से, मतलब किसका क्लास 5, 6, 7, 8 का मैथ्स पूरा डिट्टो पूरा फुल क्लियर है, ठीक है, उन लोगों का ही आगे जाके क्लियर होता है। ठीक है, मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। आप लोग तो मतलब कभी बच्चों को पढ़ाया होगा या फिर कुछ भी पढ़ा होगा ना, तो आप लोगों ने तो ज्योमेट्री पढ़ा है। आप मुझे एक चीज बताओ कि अगर ये दो लाइन है और ये दो लाइन पैरेलल है, ये एक सर्कल है और ये इसका सेंटर है, और ये दो लाइन है, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल है, ठीक है। क्वेश्चन एक टाइप, बहुत टाइप का ज्योमेट्री में क्वेश्चन होता है, आपने अगर कभी नोटिस किया है कि इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो हम हमेशा सेंटर से लेते हैं। ये नोटिस किया है ना आपने, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो हम हमेशा सेंटर से लेते हैं, है कि नहीं बोलो तो, कोई भी कैलकुलेशन करने के लिए। ठीक है, ऐसा क्यों लेते हैं बोलो तो, कैन यू टेल मी क्यों ऐसा लेते हैं? और दो पैरेलल लाइन के बीच में कितना कितना डिस्टेंस पॉसिबल है बोलो तो। सर ऑल्टीट्यूड बीच से होता है ना इसलिए। नहीं, ऑल्टीट्यूड तो ट्रायंगल में आएगा, सर्कल में कैसा ऑल्टीट्यूड है? नहीं सर मतलब हाइट, मतलब वो मतलब ठीक है हाँ। इक्वली पार्ट होता है। नहीं, ठीक है, इसको छोड़ दो, ठीक है, ये तो क्योंकि जनरली क्या होता है ना, हम लोग इसको रट्टा मार लेते हैं कि अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है तो सेंटर से ही लेना है, ऐसा नहीं है। आपको पता है एक दो पैरेलल लाइन के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो सकता है बोलो तो, कैन यू टेल मी कितना हो सकता है? दो पैरेलल लाइन के बीच में कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो सकता है, आपको पता है? हम तो आंख बंद करके ये ले लेते हैं ना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है करके चले जाते हैं, लेकिन ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये गलत है, पता है, बच्चों को भी ऐसे पढ़ाया जाता है। मैं कल अपने भाई को ज्योमेट्री पढ़ा रहा था, उसके टीचर ने उसको ज्योमेट्री में डायग्राम बनाने से मना कर दिया। अभी आप ज्योमेट्री में डायग्राम नहीं बनाओगे तो आप सीखोगे कैसे? वो गलत है, मतलब ठीक है, ऐसे नहीं, ऐसे पढ़ के कोई फायदा नहीं है, बेकार है वो। एक देखो, जब दो रेलवे लाइन ऐसे जाता है ना, ये रेलवे लाइन है, आपने देखा है रेलवे लाइन में कितना सारा पटरी होता है कि नहीं बोलो तो, बहुत सारा पटरी होता है ना, ऐसे होता है ना रेलवे लाइन। इसका मतलब दो पैरेलल लाइन के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस पॉसिबल है, और हर एक डिस्टेंस इक्वल है। बट हम सेंटर से इसीलिए लेते हैं ताकि हम कैलकुलेशन कर सके, बस, और कोई रीजन नहीं है। ठीक है, ये मैं सोच रहा था इसलिए मैंने आपको बोला, मतलब ऐसा, मतलब यू शुड आस्क योरसेल्फ कि क्यों ऐसा हो रहा है। ऐसा नहीं है कि टीचर ने ले लिया, बुक में लिया हुआ है तो वो सही होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, प्लीज ट्राई टू सॉल्व इट। स्टिल वाटर स्पीड तो सबका सेम होगा। हाँ, तो स्टिल वाटर स्पीड सबका सेम होगा। कैसे सेम होगा यार, क्या बात कर रहे हैं? हर एक बोट का अलग अलग होगा ना। स्ट्रीम का स्पीड सेम होगा।
क्या आ रहा है आंसर? एनीवन? कुछ भी आंसर आ रहा है देखो। ठीक है, देखो मैं ट्राई करता हूँ। आज का क्वेश्चन एक्चुअली थोड़ा सा टफ है, मुझे भी ऐसा लग रहा है, बट कोई बात नहीं, ट्राई करके देखते हैं। तीन बोर्ड है ए बी सी, स्टार्टेड साइमल्टेनियसली फ्रॉम द सेम पॉइंट, मतलब इसी पॉइंट से तीनों ने स्टार्ट किया है, ठीक है, सेम पॉइंट से। फिर आपको बोला है ए एंड बी वेंट डाउनस्ट्रीम, मतलब आप मान लो कि पानी इस तरफ बह रहा है, मान लो पानी इस तरफ बह रहा है, तो क्या हुआ कि ए और बी डाउनस्ट्रीम चले गए, मतलब ए जो है डाउनस्ट्रीम, मतलब पानी के साथ इस तरफ चला गया, और सी शायद अपस्ट्रीम गया होगा, हाँ सी अपस्ट्रीम गया है, तो सी पीछे की तरफ चला गया, ठीक है। उसके बाद बोला, गुड इवनिंग अर्पण। उसके बाद बोला 2 आवर्स आफ्टर द स्टार्ट, मतलब जैसे ही स्टार्ट किया उसके 2 घंटे बाद बी और सी एम किलोमीटर दूर थे। बी और सी देखो एम किलोमीटर दूर थे, तो डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम। तो बी और सी का रिलेटिव स्पीड क्या होगा? अच्छा, बी का स्पीड कितना होगा? बोट प्लस वाटर। और ए का स्पीड कितना होगा? ए प्लस वाटर। और सी का स्पीड क्या होगा? सी माइनस वाटर होगा, क्योंकि वो अगेंस्ट द स्ट्रीम जा रहा है। तो बी और सी का रिलेटिव स्पीड क्या होगा? बी प्लस सी होगा कि नहीं? बोलो तो, यस और नो। देखो तो ये सही है क्या? देख लो एक बार ये। बी प्लस सी होगा ना? थोड़ा प्लीज जल्दी रिप्लाई कर दो अगर समझ में आता है तो। नहीं आता है तो बोल दो, मैं रिपीट कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सही बात है ना? एक बार फिर, क्या ये क्या क्या समझाना है? ये बी प्लस सी कैसे आया? ये चाहिए क्या आपको, बी प्लस सी? और तो कुछ है ही नहीं समझाने का। क्योंकि देखो ये वाला जो बोट है, ये अगर स्ट्रीम अगर डब्ल्यू है, तो ए तो पानी के साथ बह रहा है ना, तो ए प्लस डब्ल्यू होगा, ये तो पता ही है ना। और बी भी पानी के साथ बह रहा है, तो बी प्लस डब्ल्यू। लेकिन सी तो पानी के ऑपोजिट में बह रहा है ना, तो सी माइनस डब्ल्यू, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का बेसिक कॉन्सेप्ट। फिर उसके बाद आपको बोला है कि 2 घंटे बाद जो डिस्टेंस है बी और सी में वो एम है। तो डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस तो स्पीड इनटू टाइम होता है ना, यही तो होता है डिस्टेंस। तो इसमें स्पीड क्या होगा? रिलेटिव स्पीड। दो चीज जब मूव करता है तो रिलेटिव स्पीड। बी और सी में ऑपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड ऐड होता है, तो बी प्लस डब्ल्यू प्लस सी माइनस डब्ल्यू कैंसिल हो गया, तो बी प्लस सी। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। 2 घंटे बाद बोला था तो ये आ गया, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या बोला है? 5 आवर्स फ्रॉम द स्टार्ट, 5 घंटे बाद ए वॉज एम किलोमीटर अहेड ऑफ बी। अच्छा, 5 घंटे बाद ए बी से आगे निकल गया, आपको मतलब डेफिनेटली ए का स्पीड बी से ज्यादा होगा, ठीक है, तभी तो आगे निकल गया। और आपको ये भी पता है कि हम रिलेटिव स्पीड से, अगर दो बॉडी जब ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है, तो उनका जो डिस्टेंस ट्रेवल का जो सम रहता है टोटल, वो रिलेटिव स्पीड से ट्रेवल होता है। और अगर दो बॉडी सेम डायरेक्शन में जाता है, तो उनका जो डिफरेंस होता है, मतलब ए जो बी से जितना डिस्टेंस एक्स्ट्रा चला, कितना एक्स्ट्रा चला यहाँ पे बोला है ना, एम किलोमीटर अहेड था ना, तो एम किलोमीटर एक्स्ट्रा चला। ये जो डिस्टेंस है वो क्या होगा? ए और बी ना, तो ये तो माइनस हो जाएगा सेम डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी इंटू 8। ये सेकेंड इक्वेशन। ये क्लियर हो ना? देखो सही है ना? देखो, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं यहां से कुछ निकल सकता है कि नहीं। ये m और m तो इक्वल है, मतलब 2 इंटू बी प्लस सी, और ये इक्वल टू 8 इंटू a माइनस बी है। तो 2 इस 8 को 4 बार काट देगा, तो आपको रहेगा b प्लस सी बराबर 4a माइनस 4b। यहाँ से मुझे b और c में एक रिलेशन मिल जाएगा, 5b प्लस c माइनस 4a बराबर 0। यही होगा, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है। उसके बाद क्या बोला है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है? आपको निकालना है व्हाट इज द स्टिल वाटर स्पीड ऑफ बोट ए, मतलब मुझे ए निकालना है।
ए निकालना है, तो मेरे पास ए निकल जाएगा, लेकिन मुझे बी और सी आने से मुझे ए पता चल जाएगा, मतलब इनडायरेक्टली मुझे बी और सी निकालना है। ठीक है, क्योंकि एम तो नहीं निकाल सकते, मतलब एम निकलने से भी हो जाएगा। ठीक है, हम देखते हैं स्टेटमेंट में क्या लिखा है। फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखा है 8 आवर्स आफ्टर द स्टार्ट द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी वाज x प्लस 48। ए एंड सी कैसे ट्रेवल कर रहे हैं, देखो ए एंड सी ऑपोजिट ट्रेवल कर रहा है, तो उन दोनों में जो डिस्टेंस है वो x प्लस 48 है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑपोजिट में ट्रेवल कर रहा है, कहा गया ऑपोजिट में ट्रेवल कर रहा है ए और सी, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, ऐड हो जाएगा, तो ए प्लस सी होगा। तो अरे यार ये कहाँ चला गया, जस्ट एक मिनट। हाँ, तो ये होगा ए प्लस सी, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, टाइम कितना है 8 आवर्स। ठीक है, फिर बोला है व्हाइल द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी वाज x, तो बी एंड सी कैसे ट्रेवल कर रहे हैं देख लो, बी एंड सी कैसे ट्रेवल कर रहे हैं देख लो, बी एंड सी, बी और सी ऑपोजिट जा रहे हैं, तो ऐड हो जाएगा, तो बी प्लस वाटर प्लस सी माइनस वाटर, मतलब बी प्लस सी, तो x इज इक्वल टू बी प्लस सी इंटू 8, और x प्लस 48 क्या था, a प्लस सी इंटू 8। ठीक है, ये फिर से प्रॉब्लम देना शुरू हो गया। x इज इक्वल टू बी प्लस सी इंटू 8। ठीक है, अभी यहां से मुझे क्या निकालना है, मेरे को ये आंसर देना है कि इसमें से बी और सी निकलेगा क्या, या फिर ए कुछ भी निकलेगा क्या। देखो तो यहां से क्या निकलेगा, देखो तो अब इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को माइनस कर दो, तो क्या बचेगा 48 बराबर ए प्लस सी इंटू 8, और b प्लस सी इंटू 8 को माइनस करेंगे तो c और c कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा a माइनस बी इंटू 8। तो यहां से a माइनस बी का वैल्यू 6 आएगा, यहां से और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर है ना, देखो यहां तक प्लीज चेक इट, देखो क्लियर है ना। हाँ, तो यहां से हम निकाल सकते हैं क्या a का वैल्यू, कैन यू टेल मी, यहां से a निकलेगा क्या, यस और नो। और एक इक्वेशन था ना पहले, a निकलेगा क्या बोलो तो, 3 वेरिएबल है, करेक्ट। इक्वेशन कितना है, दो ही है, इक्वेशन तो दो ही है मेरे पास, और उस वाली इक्वेशन में भी a माइनस बी का वैल्यू गिवन नहीं है। अगर इस वाली इक्वेशन में a माइनस बी निकल जाता तो मैं कुछ कर लेता, लेकिन कुछ पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इस इक्वेशन में 3 वेरिएबल है। ठीक है, और जो हमने अभी निकाला, ये देखो ये प्रॉब्लम हो रहा है, हमने क्या निकाला, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू 6 निकाला ना, यही निकाला, इससे तो नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट वाले को देखो, द डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ ए इज 1.5 टाइम्स दैट ऑफ बी, डाउनस्ट्रीम स्पीड मतलब ए प्लस वाटर, ए प्लस वाटर इज 1.5, मतलब 3/2 है, 3/2 किसका है, दैट ऑफ बी, बी प्लस वाटर से। इसमें से कुछ हल निकलेगा क्या बोलो तो, अब मुझे बताओ ये तीनों को कंबाइन करने से आंसर आएगा कि नहीं आएगा बोलो। नहीं आएगा, करेक्ट, आ ही नहीं सकता है भाई, वेरिएबल तो बढ़ गया ना, डब्ल्यू आने के साथ साथ तो और एक वेरिएबल एक्स्ट्रा आ गया। अगर यहाँ पे माइनस होता तब हम कुछ कर सकते थे, लेकिन माइनस होने से भी नहीं बनता बात, माइनस होने से भी नहीं बनता, क्योंकि ये तो डब्ल्यू एक्स्ट्रा आ गया, तो ये तो काम बढ़ गया मेरा, इजी कहाँ हुआ। तो मतलब दोनों को कंबाइन करने से भी आंसर नहीं आएगा, तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, चलो धीरे धीरे करना है, आप आराम से सोच सोच के करना आ जाता है। ठीक है, ओके, उसके बाद इस, हाँ तो पीछे तो क्वेश्चन नहीं है, आगे शायद क्वेश्चन हो। आप लोग मुझे जस्ट एक एक मिनट टाइम दो, मैं ना इस पीडीएफ को दोबारा लोड कर लेता हूँ, जस्ट एक एक सेकेंड।
ओके, ये सब बाद में सॉल्व करेंगे या फिर यही करते हैं? यही करते हैं, ये वाला डीआई कल करेंगे, डीआई तो बड़ा है, थोड़ा टाइम भी लगेगा। क्या करूं? डीआई, अब बोलो डीआई करेंगे कि ये स्टेटमेंट करेंगे? मतलब डीआई लॉजिकल डीआई है, उतना दिमाग नहीं, उतना कैलकुलेटिव नहीं है। आप बताओ, डीआई करना है कि ये करना है? हाँ, डीआई करते हैं, ठीक है, डीआई ही करेंगे, ठीक है। ये वाला डीआई को ट्राई करो, ट्राई करो, जो जो इन्फॉर्मेशन आपको आपसे निकलता है आप उसको एक बार अच्छे से लिख लो, बस उतना ही करो, बस और कुछ नहीं चाहिए। हो गया ना? इन्फॉर्मेशन तो लिख लिया आपने, इन्फॉर्मेशन तो आपको समझ में आ गया ना? देखो, इन्फॉर्मेशन समझ में आया कि नहीं? इन्फॉर्मेशन समझ में तो आ गया ना, सॉल्व करने का बात नहीं बोल रहा हूँ, समझ में तो आ गया क्या हो क्या रहा है। यहाँ पे बात यह है कि चार लोग डिसाइडेड टू कवर a distance by running with only one person running at a time while the others traveled in a car. राजा started running while the other three rode in the car. तो पहले कौन भागा? मैं यहाँ पे एक पेज क्रिएट कर देता हूँ, जगह ही नहीं है, जस्ट 1 मिनट। ये पेज कहाँ क्रिएट करूँ, इसको मैं कहाँ से लूँ, कहाँ गया ये DI, ये रहा ना, ये रहा। देखो, पहले कौन भागा? पहले राजा भागा। राजा कितने टाइम तक भागा?
राजा स्टार्टेड रनिंग आफ्टर m मिनट्स, m मिनट्स तक भागा, ठीक है कोई बात नहीं, m मिनट्स तक भागा। फिर उसके बाद विजय, अच्छा आफ्टर m मिनट्स विजय टूक ओवर रनिंग, फिर विजय भागा, राजा के बाद कौन भागा, विजय, ठीक है। m मिनट्स के बाद विजय टूक ओवर रनिंग, राजा गाड़ी में चढ़ गया। आफ्टर एन एडिशनल 1.25 मिनट श्याम बिगेन रनिंग, मतलब विजय कितना भागा होगा, 1.25 मिनट्स तक भागा होगा, 1.25 m मिनट्स तक, ठीक है। आफ्टर एडिशनल 1.25 m मिनट्स श्याम बिगेन रनिंग and Vijay got into the car. After another 0.8 minutes, Kunal started running, Sham got into the car. तो मतलब शाम कितना टाइम तक भागा है, 0.8 m, इतने टाइम तक। फिर कुणाल का टाइम गिवन है, कुणाल स्टार्टेड रनिंग एंड शाम गॉट, फिर कुणाल का टाइम गिवन नहीं है, ठीक है, कुणाल का टाइम क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ये क्लियर है ना, देखो यहां तक तो आपको पता चल गया था ना, ये इतना, ये तो नॉर्मल चीज है कि नहीं, बोलो देख लो एक बार। सर विजय का m प्लस 1.25 m नहीं होगा, नहीं नहीं, एडिशनल बोला ना। एडिशनल बोला ना, हाँ, तो पहले एडिशनल, का m तो पहले एम तो भागा ही नहीं ना, पहला एम तो राजा भागा। तो पहला तो एम, एडिशन पहला एम आप 5 मिनट पकड़ लो, पहला 5 मिनट राजा भागा। अगर मैं बोलूं आफ्टर एडिशनल, पहला आफ्टर एम मिनट्स, मतलब आफ्टर एम मिनट्स के बाद, मतलब 5 मिनट के बाद विजय, तो हाँ 6.25। हाँ, नहीं नहीं, 6.25 छोड़ो, मैं बोल रहा हूँ कि 5 मिनट के बाद विजय भागने लगा ना, तो 5 मिनट के बाद से ही काउंट करेंगे उसका टाइम, वो 5 मिनट को क्यों काउंट करना है ना, वो तो उस टाइम पे तो वो भागा ही नहीं था। हम्म क्लियर है ना, इसमें डाउट है क्या किसी को, देखो एडिशनल बोला ना, आफ्टर 1.25 मिनट्स नहीं बोला, तब हम स्टार्टिंग से लेते, आफ्टर एडिशनल बोल ही दिया है तो वो एक्स्ट्रा टाइम है ना। यहाँ पे किसी को डाउट है क्या, बोलो तो, ये जो निकला है, प्लीज टेल मी, ये वाला चीज कौन कितना टाइम भागा, क्लियर है ना इसमें तो, ठीक है, चलो ठीक है, ओके। ये गिवन है क्वेश्चन में, और एक चीज गिवन है, पाई चार्ट शोज गिवन बिलो शोज द परसेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड फोर ऑफ देम व्हाइल रनिंग, मतलब ये गाड़ी का कोई काम नहीं है इस क्वेश्चन में, ये गाड़ी को ऐसे ही बोला है। तो रनिंग जब कर रहे थे तब कुणाल भागा 15% और राजा भागा 30%। तो राजा ने कितना कवर किया, मैं मान लेता हूँ टोटल डिस्टेंस 100x है, तो उसमें से राजा कितना किया 30x, और कुणाल ने कितना किया 15x। और ये विजय और श्याम का मुझे नहीं पता, लेकिन विजय और शाम का टोटल पता है ना, बताओ विजय और शाम का टोटल कितना होगा, 55। 55x, ऑब्वियसली 55x होगा ना, और क्या होगा, ठीक है, ओके। उसके बाद देखो क्वेश्चन क्या होगा, ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो। ये लास्ट क्वेश्चन है, इससे ज्यादा मैं आपको नहीं, इससे ज्यादा नहीं खींचेंगे, ये लास्ट कर लो बस हो जाएगा। मतलब ये आंसर दे दो यार प्लीज।
क्या हो गया भाई? स्पीड ऑफ विजय इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द स्पीड ऑफ श्याम? तो स्पीड का तो कुछ गिवन ही नहीं है, मुझे क्या क्या गिवन है, डिस्टेंस और टाइम गिवन है ना, तो डिस्टेंस से और टाइम से तो स्पीड आ ही जाएगा। स्पीड तो डिस्टेंस बाय टाइम ही होता है, ठीक है। तो विजय का तो मुझे डिस्टेंस नहीं पता और विजय का मुझे टाइम पता है, और बाकी श्याम का मुझे श्याम का भी डिस्टेंस नहीं पता, श्याम का टाइम पता है। मतलब बेसिकली जो स्टेटमेंट हमको डिस्टेंस का डिस्ट्रीब्यूशन दे देगा उसी से आंसर आएगा, है कि नहीं, बोलो तो? क्योंकि टाइम तो पता ही है मुझे। यस, डू यू अंडरस्टैंड दिस? ये समझ में आ रहा है ना? आप ये मत सोचना कि सर एक्स और एम भी तो है। अब ये मत सोचना कि एक्स और एम भी तो है, तो एक्स और एम तो कैंसिल हो जाएगा ना। जैसे मान लो, जैसे जैसे इसका जो ये जो राजा जो इंसान है, ये राजा का स्पीड कितना है? 30x डिवाइडेड बाई एम, डिस्टेंस बाई टाइम राजा का स्पीड हो गया। और अगर मैं विजय का स्पीड, अगर मान लो विजय का डिस्टेंस 20x होता तो 20x डिवाइडेड बाई 1.25 m तो उसका स्पीड होगा ना। तो एम एम एक्स और एक्स तो ऐसे भी कैंसिल हो जाएगा। तो अगर मुझे परसेंटेज ही चाहिए तो मुझे सिर्फ डिस्टेंस का डिस्ट्रीब्यूशन से ही मतलब है। टाइम तो गिवन ही है क्योंकि आपको विजय और श्याम का ही पूछा है, ठीक है। ओके, उसके बाद देखो कौन सा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, देखो। Time taken by Kunal alone was 80% of the time taken by Vijay and 125% of time taken by Shyam. कुणाल का टाइम बोल रहा है भाई, कुणाल का टाइम से हम क्या करेंगे? मुझे चाहिए ही नहीं कुणाल का टाइम। क्या ये? द डिस्टेंस कवर्ड बाय राजा वाज 33.33% मोर देन विजय। यहां से आ जाएगा डिस्टेंस कवर्ड बाय राजा, राजा कितना है? 40x, तो अब 30x वो बोल रहे हैं 33.3, तो विजय का आ जाएगा ना। और विजय का जैसे आ जाएगा श्याम का भी आ जाएगा, मतलब स्टेटमेंट 2 से आंसर आएगा। देखो क्लियर है कि नहीं? यस, क्लियर है ना? स्टेट किसी को डाउट है क्या? डाउट हो रहा है तो पूछ लो यार, प्लीज आस्क मी। देखो पहला स्टेटमेंट तो यार सिर्फ टाइम ही बोल रहा है, टाइम से हम लोग क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। टाइम मुझे चाहिए ही नहीं था, और मैं कुणाल का टाइम जान के मैं क्या कर लूंगा? कुछ नहीं कर सकता ना मैं। कुणाल का स्पीड पता चल जाएगा मुझे, कुणाल का स्पीड मुझे थोड़ी चाहिए, मुझे तो विजय और श्याम का रेशियो चाहिए। तो जिस ये तभी निकलेगा जब विजय और श्याम का ये जो 55x है इसका स्प्लिट पता चल जाने से ही पता चल जाएगा। आपको विजय का डिस्टेंस का रेशियो गिवन है, तो आपको बोला है कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय राजा वाज 33.33% मोर। 33.33 मतलब 1/3 मोर, मतलब अगर विजय का डिस्टेंस 3 है तो राजा का 4 है। तो 4 का वैल्यू अगर 30x है तो 3 का वैल्यू कितना होगा? 22.5x होगा। और 22.5x विजय का अगर आ जाता है तो श्याम का भी आ जाएगा ना, टोटल 55x है, क्या प्रॉब्लम है? तो वो जैसे ही आ जाता है तो हम रेशियो निकाल लेंगे। हमको निकालना थोड़ी, आपको तो बताना है किससे आंसर आएगा, ठीक है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन। तो एक काम करो, इस डीआई को हम लोग कल इसी डीआई से स्टार्ट करेंगे, आज की क्लास में रहने दो बिकॉज ये पावर पॉइंट फिर से प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। और मैं आपको और एक चीज बता देता हूँ, हम नया बैच 4 नवंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। सो अगर आपका कोई फ्रेंड या फिर आप खुद इंटरेस्टेड है तो आप मुझे कांटेक्ट कर लेना। चलो, थैंक यू फॉर द क्लास, थैंक यू, बाय बाय एंड गुड नाइट।